Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA हर्ष सोमपुरा. तो जैसे कि हमने CMA फाउंडेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस स्टार्ट किया है. तो उसके अंदर हमने फर्स्ट मॉड्यूल के 2 चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं. और आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है 1.3 दैट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन. ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ MCQ. तो वो हम स्टार्ट करेंगे. वीडियो और टीचिंग स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है. इफ यू थिंक कि ये वीडियोस हेल्पफुल है बच्चों के लिए फाउंडेशन के, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन. अब व्हाट इज द मीनिंग, पहले तो मैं मीनिंग समझना पड़ेगा कि कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है क्या. पहले तो मैं ट्रांजेक्शन पता होना चाहिए, तभी जाके हम कैपिटल एंड रेवेन्यू पता कर पाएंगे. ठीक है, तो अब पहले तो ट्रांजेक्शन है क्या. ट्रांजेक्शन मतलब क्या, कोई भी इवेंट ऐसी हुई जो मॉनिटरी इफेक्ट दे रही है हमारे बिजनेस को, उसको बोलेंगे हम ट्रांजेक्शन. तो उसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो अब रिकॉर्ड करते टाइम के ऊपर, कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम के ऊपर हमें ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्या ये ट्रांजेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी साल बेनिफिट दे रहा है या मोर देन 1 ईयर बेनिफिट दे रहा है. सिंपल है ना. कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, हमें ये दिमाग में रखना पड़ेगा जब हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तब हमारे दिमाग में एक बारी तो ये चीज आनी ही चाहिए कि क्या ये ट्रांजेक्शन जो मैं लिख रहा हूँ, क्या ये मुझे यही पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर में मुझे हेल्प करेगा, कि ये मुझे मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए हेल्प करेगा. ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिससे आपके 90% क्वेश्चन जो है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन के, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे. तो अगर आपका आंसर ऐसा है कि ये एक ही अकाउंटिंग ईयर के लिए मुझे बेनिफिट दे रहा है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही बेनिफिट दे रहा है, तो इन दैट सिनेरियो आपको ये समझ लेना है कि वो रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है. लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है कि जो आपको मोर देन 1 ईयर के लिए बेनिफिट देने वाली है, तो फिर आपको ये समझ लेना है कि वो कैपिटल ट्रांजेक्शन. ठीक है, तो पहले तो कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन थोड़ा बता दिया. पर अब आपको ये बताऊं, सबसे पहले जो बुक में दिया गया है वो जो चीज है कि भाई डिस्टिंक्शन करना, मतलब ये दोनों ट्रांजेक्शन के बीच में डिस्टिंक्शन करना, मतलब ये डिफरेंस करना क्यों जरूरी है. क्यों जरूरी है वो मैं बता देता हूँ. उन्होंने सबसे पहले लिखा है नीड फॉर डिस्टिंक्शन. क्यों जरूरी है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि व्हाट इज कैपिटल ट्रांजेक्शन एंड व्हाट इज रेवेन्यू ट्रांजेक्शन. क्यों जरूरी है, तो वो उन्होंने बोला है कि हमें ये पता चले कि भाई कौन सी चीज इनकम है और कौन सी चीज लायबिलिटी है, और कौन सी चीज एसेट है और कौन सी चीज एक्सपेंडिचर है. वही तो मैंने बोला. देखो, अगर आपको एग्जाम्पल दूं, जस्ट अ सेकेंड, एग्जाम्पल नीचे देना पड़ेगा. देखो एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, अगर एग्जाम्पल दूं, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, अब आप देखो, अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने नॉर्मल गुड्स परचेस किया, क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल गुड्स जिसको आप रीसेल कर रहे हो. नॉर्मल गुड्स परचेस किया जिसको आप रीसेल, मतलब आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, परचेस करके उसको सेल कर रहे हो. तो आप एंट्री क्या करोगे, परचेस करोगे गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऐसे एंट्री करोगे. जर्नल एंट्री यही होती है ना, सेल्स अकाउंट की ऐसी जर्नल एंट्री होती है. इट इज दैट सिंपल. लेकिन अगर आप कोई एसेट परचेस करोगे, एसेट परचेस करोगे जो आपके बिजनेस में प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, प्लांट एंड मशीनरी, सिंपल एज दैट, तो वो परचेस करोगे तो क्या एंट्री करोगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. सॉरी, ये परचेस टू कैश आएगा, माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं लिख दिया परचेस टू कैश अकाउंट, यही एंट्री होगी. सिंपल एज दैट. अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूँ. आपने ये परचेज लिखा, मतलब ये आपको ये गुड्स है, नॉर्मली एक ही फाइनेंशियल ईयर के लिए बेनिफिट देता है, नॉर्मली, जनरली. इसी वजह से आप यहाँ इसको कहाँ पे लिख देते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में. और जैसे ही आपने ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा, जैसे ही आपने ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा, इसका मतलब ये कि ये करंट ईयर के इनकम स्टेटमेंट में चला गया. करंट ईयर के इनकम स्टेटमेंट में चला गया, एंड वो करंट ईयर के प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा. करेगा कि नहीं करेगा, 100% करेगा. तो इसी वजह से ये, अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जो पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर, हमारे करंट फिनेंशियल ईयर को अफेक्ट ही कर रहा है, नेक्स्ट ईयर में नहीं जाएगा. हाँ, हालांकि ये हो सकता है कि ये जो परचेस किया, जितना गुड्स आपका क्लोजिंग स्टॉक में रह गया, तो वो क्लोजिंग स्टॉक करके क्रेडिट पे लिख दोगे, तो वो नेक्स्ट ईयर लेके चले जाओगे आप.
ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हम करंट ईयर में ही यूज करेंगे वो हम सीधा का सीधा पीएनएल में ही डाल देंगे। एक और ट्रांजेक्शन दे देता हूँ, सपोज सैलरी है, सैलरी आपने पे की, तो सैलरी एक एक महीने की पे करते हो ना नॉर्मली, दो दो महीने की पे करोगे, चलो तो सैलरी के लिए क्या एंट्री करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इट इज दैट सिंपल। तो आप ये सैलरी कहाँ डालते हो, आप ये सैलरी कहाँ डालते हो, सीधा सीधा पीएनएल अकाउंट की डेबिट पे लिखते हो, क्यों, क्योंकि ये करंट ईयर का ही खर्चा है, ये मोर देन 1 ईयर बेनिफिट नहीं देगा आपको। कोई एम्प्लॉय आपके बिजनेस में है, उसको आपने 50,000 रुपए की सैलरी दे दी, चलो ठीक है, उसको आपने 50,000 रुपए की सैलरी दे दी मान लेते हैं, अब वो एक महीने की सैलरी 50,000 है, करंट ईयर एक महीना काम करेगा, दूसरे महीने अगर आप उसको सैलरी नहीं दोगे, क्या वो काम करेगा, आई वोंट से दैट कि वो काम नहीं करेगा, क्यों। तो अब यहाँ से आपको बेनिफिट पता चल गया कि बेनिफिट आपको कितना मिल रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही मिल रहा है, फिनेंशियल ईयर में ही आपको बेनिफिट मिल रहा है, मोर देन वन फिनेंशियल ईयर बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको वो वाले ट्रांजेक्शन को क्या कंसिडर करना पड़ेगा, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा, इट इज दैट सिंपल। क्यों रेवेन्यू ट्रांजेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स दे रहे हैं आपको, इट इज दैट सिंपल। ओके, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ही आपको देंगे हमेशा। ओके, अब ये वाले ट्रांजेक्शन को समझते हैं, ये पीएनएल प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जो है ये क्या है, आप सोचो, ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आपने जैसे ही परचेस किया तो आप सोचोगे कि हाँ ये मुझे 5 साल तक, 7 साल तक, 1 साल तक बेनिफिट देगा, है कि नहीं, है ना। इसी वजह से आप इसको कहाँ पे लिखते हो, एसेट साइड पे लिखते हो, एसेट अकाउंट में लिखते हो कि नहीं, एसेट साइड पे, बैलेंस शीट में। क्यों बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखते हो, क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देगा, और स्लोली ग्रेजुअली इसका डेप्रीशिएशन का अमाउंट जो है वो पीएनएल में लेके जाते हो, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देते हैं वो हमें बैलेंस शीट में लिखने होते हैं, और ऐसे ट्रांजेक्शन जो हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए रिलेटेड है, उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, रेवेन्यू अकाउंट में लिखते हैं, जो पीएनएल में जाते हैं, ठीक है, जो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट करते हैं। इसी वजह से डिस्टिंक्शन जरूरी था, डिस्टिंक्शन में क्या लिखा था, कौन सी चीज मुझे इनकम कंसिडर करनी है, क्यों, कौन सी इनकम कंसिडर करना, मतलब सीधा इनकम स्टेटमेंट में इनकम के साइड लिख देना, और लायबिलिटी कंसिडर करना, मतलब सपोज आपको बोलूं कोई लोन लिया आपने, आपने लोन लिया मतलब पैसे आए, क्या वो इनकम है, नहीं है वो इनकम, वो इनकम नहीं, भले पैसे आए पर इनकम नहीं है, वो हमारी लायबिलिटी है। इसी वजह से पता चलता है हमें लोन क्या करता है, मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देता है, हाँ इसी वजह से वो कैपिटल ट्रांजेक्शन है। अब मुझे ये सोचना है क्या मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देगा, क्या वो इनकम है, नहीं है, वो लायबिलिटी है, तो वो डिस्टिंक्शन करने के लिए मुझे कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ताकि मेरा एक्चुअल करंट प्रॉफिट जो है वो मैं निकाल पाऊं कि मेरा एक्चुअल करंट प्रॉफिट क्या है। ओके, तो ये चीज है उन्होंने जो बताई हुई है, आई गेस तो पूरे चैप्टर में यही डिस्कस करने वाला हूं मैं, बस नोट सारी है, बस ये नोट्स भी पढ़ लोगे तो बहुत है, मोर देन इनफ है। चलो स्टार्ट करें, जस्ट अ सेकेंड। देखो, नीड फॉर डिस्टिंक्शन आ गया। सबसे पहले देखो, इट एंश्योर्स डिस्टिंक्शन बिटवीन इनकम एंड इनकम और लायबिलिटी और एसेट्स और एक्सपेंडिचर, है, कर दिया। डिटरमाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी, जो मैंने बोला प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए इसका डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है, कि भाई हम असेट पे लिखे या पीएनएल पे लिखे, वो डिस्टिंक्शन इससे हो ही जाएगा, आराम से हो जाएगा। एंड स्टेट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या क्या है वो पता चल जाएगा, सारी चीज मैंने उधर ही बता दी, ठीक है। तो यही चीज है कि डिस्टिंक्शन करना क्यों जरूरी है। अब ट्रांजेक्शन दो टाइप के होते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका, एक है कैपिटल ट्रांजेक्शन और एक है रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। कैपिटल ट्रांजेक्शन हमेशा लॉन्ग टर्म इफेक्ट देगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट याद रखना, कैपिटल ट्रांजेक्शन हमेशा कौन सी इफेक्ट देगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट देगा। कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा है जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट दे, आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे या लॉन्ग टर्म इफेक्ट दे रहा है, तो उसको कैपिटल ट्रांजेक्शन बोलेंगे। कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा, कोई भी समझ लो, देखो रेंट पे कर रहा हो, रेंट कितने कितने महीने पे करते हो, एक एक महीने का रेंट पे करते हो, तो एक महीने का रेंट पे किया तो वो बेनिफिट कितने महीने का देगा, एक ही महीने का देगा, 2 महीने का नहीं देने वाला है, तो फिर क्या हो गया, वो रेवेन्यू ट्रांजेक्शन हो गया। तो इन दैट सिनेरियो आपको रेवेन्यू ट्रांजेक्शन कंसिडर करना ही पड़ेगा। ओके, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट एंड शॉर्ट टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म हुआ तो कैपिटल, शॉर्ट टर्म हुआ तो रेवेन्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपेंडिचर पे आते हैं। अब ट्रांजेक्शन में दो टाइप के होते हैं ना ट्रांजेक्शन, एक एक्सपेंडिचर हो सकता है और एक रिसीट हो सकता है।
जो मैं हर एक में एक ही चीज बताने वाला हूँ, लॉन्ग टर्म एंड बेनिफिट, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो दोनों का डिस्टिंक्शन है। देखो एक्सपेंडिचर में दो टाइप हो सकते हैं, बता देता हूँ यहाँ पे। देखो ये दो टाइप हो सकते हैं, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू ट्रांजेक्शन हो सकता है। कैपिटल ट्रांजेक्शन में जनरली क्या बोला है उन्होंने, इट जनरली लार्ज अमाउंट, कैपिटल ट्रांजेक्शन जनरली लार्ज अमाउंट का होता है। अब मैं बोलूँ सर लार्ज अमाउंट कैसे हो सकता है, सोचो ना आप, प्लांट एंड मशीनरी परचेस करोगे, लार्ज अमाउंट हो जाएगा। कोई भी एसेट परचेस करो, गुडविल के लिए पैसा पे करो, जनरली लार्ज अमाउंट ही होता है। कैपिटल आप जब परचेस करते हो, कोई भी एसेट परचेस करते हो, तो 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, बड़ा अमाउंट का खर्चा होता है ना कोई भी एसेट परचेस करोगे तो। एक्सपेंडिचर मतलब क्या, पे कर रहे हो। तो जनरली मैं ज्यादा खर्चा करूंगा, बड़ा अमाउंट, जनरली ज्यादा अमाउंट का खर्चा करूंगा, तो वो कैपिटल नेचर का होता है। उसके सामने रेवेन्यू देखो, छोटा अमाउंट होता है। क्यों, सैलरी पे करोगे, इतना ज्यादा अमाउंट नहीं होता, छोटा खर्चा होता है। ठीक है, रेंट पे करोगे, टैक्सीज पे करोगे, जो जो अकाउंट आप, नॉमिनल अकाउंट आप कंसिडर करते हो, जो जो अकाउंट आप पीएनएल की डेबिट पे लिखते हो, वो क्या है, वो सारे खर्चे क्या है, वो सारे खर्चे रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं। क्यों, क्योंकि वो फिक्स पीरियड के लिए बेनिफिट देते हैं। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है, देखो बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा बेनिफिट देता है, जो मैंने आपको बता दिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेनिफिट फॉर लेस देन वन अकाउंटिंग पीरियड, लेस देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए बेनिफिट देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, नॉन रिकरिंग नेचर। नॉन रिकरिंग नेचर मतलब क्या, जो बारी बारी से नहीं होता। कोई भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आप सोचो आप असेट परचेस करना चाहते हो, कोई भी एसेट परचेस करना चाहते हो, क्या वो बारी बारी से परचेस करोगे आप, एक बारी परचेस कर ली, फिर 2-3 साल के बाद अगर जरूरत पड़ी तो दूसरी कोई लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो, बाकी तो वही एसेट को चलाते रहेंगे। ऐसा तो है नहीं, नहीं रेगुलरली एसेट परचेस करेंगे। नहीं, नॉन रिकरिंग मतलब क्या, जो टाइमिंग रेगुलर नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब क्या, जो रेगुलर होते रहते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा नॉन रिकरिंग होते हैं। कोई भी कैपिटल ट्रांजेक्शन देख लो, एसेट परचेस किया नहीं, लोन लिया, लोन क्या रेगुलरली लोन लेते हो, नहीं कर सकते आप, तो इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग नेचर। कैपिटल ट्रांजेक्शन हमेशा नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, जो रेगुलरली नहीं होता, जो क्या होता है, रेगुलरली कभी नहीं होता। और यहाँ पे उन्होंने लिखा है, देखो रिकरिंग इन नेचर, रिकरिंग इन नेचर मतलब रेवेन्यू ट्रांजेक्शन जो होता है हमेशा रिकरिंग इन नेचर होता है। एग्जांपल ले लो, मैंने ऑलरेडी बता दिया, सैलरी पे किया, समझ लो, रिकरिंग नेचर, रेगुलरली होता है, हर महीने पे सैलरी पे करनी पड़ेगी, रेंट हर महीने पे रेंट पे करना पड़ेगा, टैक्सेस हर साल रेंट टैक्सेस पे करना पड़ेगा, रेगुलर है। सारे ऐसे खर्चे जो पीएनएल में लिखते हो, सारे ऐसे खर्चे जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं ना, वो क्या होते हैं, रेगुलर ही होते हैं, रिकरिंग इन नेचर ही होते हैं। ओके, फिर इसके बाद देखो, जनरली कैपिटल ट्रांजेक्शन की वजह से आपकी फिक्स्ड एसेट इंक्रीज होती है, जनरली जनरली फिक्स्ड एसेट ही इंक्रीज होगी ना। देख लो, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल भी ऐसे ही दिए, तो फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि आप खर्चा कर रहे हो तो एसेट इंक्रीज हो रही है आपकी। ये इंपॉर्टेंट है चीजें, इसी वजह से पॉइंट वाइज मैंने लिखी है। रेवेन्यू में देखो, रिलेटेड टू ट्रेडिंग एक्टिविटी, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है ना, उससे कोई आपकी एसेट इंक्रीज नहीं होने वाली है, ट्रेडिंग एक्टिविटी के रिलेटेड है। परचेस किया कोई गुड्स, वेजेस पे किया, कैरेज पे किया, एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा किया, सैंपल दिया किसी को, ये सारे खर्चे कहाँ पे चले जाएंगे, ट्रेडिंग एक्टिविटी की तरह वो रेवेन्यू नेचर में चले जाएंगे, वो नॉर्मल खर्चे है, ट्रेडिंग एक्टिविटी ऐसा मान लिया जाएगा। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी देख लो, मैंने बता दिया सारे चीजें, मशीनरी परचेस करते हो तो आपकी एसेट बढ़ जाती है। एज एन एग्जाम्पल, अब रेवेन्यू में क्या है, परचेज और सेल ऑफ गुड्स, गुड्स आप परचेज सेल करते हो तो नॉर्मली वो रेगुलर खर्चे है ना, तो वो चीजें क्या मानी जाएगी, रेवेन्यू नेचर की मानी जाएगी। वो होते रहते हैं वो खर्चे, वो रेगुलर नेचर में होते रहते हैं, वो जो आपकी इनकम है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अगर कैपिटल ट्रांजेक्शन हुआ, मैंने ऑलरेडी सारी चीज बता दी आपको, अगर कैपिटल ट्रांजेक्शन हुआ तो आपको कहाँ पे लिखना है, बैलेंस शीट में लिख देना है। ठीक है, रिकॉर्डेड एज एसेट। अगर देखो, आपको यहाँ पे मैं एक्सपेंडिचर पढ़ा रहा हूँ, सिंपल एज दैट, आपको यहाँ पे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, एक्सपेंडिचर। तो अगर कोई एक्सपेंडिचर हुआ, अगर कोई एक्सपेंडिचर हुआ जिसकी वजह से, कोई भी एक्सपेंडिचर हुआ जिस, जो आपको बेनिफिट दे रहा है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, तो उसको आपको सीधा सीधा फिक्स्ड एसेट्स में रिकॉर्ड कर दो आप बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है,
बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में रिकॉर्ड कर दो। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ तो उसकी ट्रीटमेंट आपको क्या करनी है, रिकॉर्डेड एज एसेट्स और फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट में। लेकिन अगर कोई रेवेन्यू ट्रांजेक्शन हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, तो सीधा सीधा उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है साहब। देखो ये एमसीक्यू में ऐसे वर्डिंग्स आते हैं एमसीक्यू में, तो याद रखना इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट के सामने, प्रॉफिट को कम करता है वो चीज, पीएनएल की डेबिट पे लिखते हैं ना, जो चीज पीएनएल की डेबिट पे लिखते हैं ना, उसको नॉर्मली बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिकॉर्डेड एज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की तरह आपको रिकॉर्ड करना है वो चीज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, और वो पीएनएल में जाएगा। ओके, अब क्या करता है, इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी, ये सारी चीजें आपको है ना अभी पढ़ लोगे ना तो समझ आ जाएगा। अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं, क्यों? क्योंकि कोई भी मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, आप सोचो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो मेरी फिक्स एसेट्स बढ़ जाएगी, फिक्स एसेट्स बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो मेरा सेल्स बढ़ जाएगा, सेल्स बढ़ जाएगा तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी, इसी वजह से मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। इसी वजह से कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना तो उसकी वजह से आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। ओके, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सिर्फ आपको बिजनेस करने में हेल्प करता है, कैपेसिटी नहीं बढ़ाता। इसी वजह से हेल्प इन ऑपरेशन में हेल्प करता है सिर्फ, वो कैपेसिटी का भी नहीं बढ़ाएगा, सिर्फ क्या करेगा, ऑपरेशन बढ़ाए। ओके, आई गेस तो क्लियर है। अब उन्होंने बोला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का ये जो चीज है ना, ये दिमाग में जरूर रखना, जस्ट अ सेकेंड, ये दिमाग में जरूर रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस चालू होने से पहले भी हो सकता है और बिजनेस चालू होने के बाद भी हो सकता है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा हमेशा वो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कमेंस होगा उसके बाद ही होने वाला है। ये याद रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है ये चीज याद रखना। ओके, उन्होंने ये चीज जो बोल दी है वो हमें करने की जरूरत है। ओके, उन्होंने बोल दिया मे इनकर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन, इसका मतलब ये है कि सपोज आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर से को, आप बिजनेस ओपन करने के लिए कोई लीगल एक्सपेंडिचर करते हो, अभी बिजनेस ओपन ही नहीं हुआ है, बिजनेस चालू ही नहीं हुआ है, बिजनेस चालू होने से पहले आपने क्या किया है, बहुत सारे खर्चे किए हैं रिसर्च करने के लिए, बहुत सारे खर्चे किए कुछ डेवलपमेंट करने के लिए, जानने के लिए, तो वो सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। इसी वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस चालू होने से पहले भी हो सकता है, बिजनेस ओपन करने के लिए भी जो खर्चे लगते हैं ना, वो सारे खर्चे क्या है, कमिटमेंट से पहले, इसी वजह से वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, आफ्टर कमिटमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब क्या, बिजनेस चालू होने के बाद जो नॉर्मली आप किसी को हायर करते हो, जो छोटे मोटे खर्चे करते हो, जो भी आप सैलरी पे करते हो, जो भी आप खर्चे करते हो, वो सारे खर्चे कहाँ पे आएंगे, आफ्टर कमिंसमेंट ऑफ ऑपरेशन में आएगा, वो रेवेन्यू में चले जाएंगे। ठीक है, तो इतना डिस्टिंक्शन है जो आपको याद रखना है, बस पॉइंट पढ़ते रहोगे ना आराम से आपके दिमाग में आता जाएगा सारी चीज। ओके, देखो यही सारी चीज आपको बुक में भी लिखी हुई है, चलो बुक में कंसिडर कर लेते हैं एक बारी। देखो बुक में क्या लिखा है, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं ऑलरेडी सारी चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो हम सीधा सीधा फटाफट एक बार रीड करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो मैं मार्क कर दूंगा, आपको भी वो चीज अपनी बुक में मार्क कर लेनी है, जब भी आप रिविजन करो तो आपको ये काम आएगा। ओके, ठीक है, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन in order to determine the financial performance and financial state of affairs। financial performance मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, एंड financial state of affairs मतलब क्या, रेगुलर पीरियड के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। अ ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट विच वी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स, मॉनिटरी टर्म्स में वो ट्रांजेक्शन एक्सप्रेस कर दिया जाता है, एंड ब्रिंग्स चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस यूनिट। हाँ, कोई भी ट्रांजेक्शन क्या करता है, मॉनिटरी टर्म्स में होता है, और वो क्या हो जाता है, इन दैट सिनेरियो वो बिजनेस की पोजीशन में चेंज लाता है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिंग कैपिटल, कैपिटल कहीं पे इन्वेस्ट करना इन द बिजनेस, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करना क्या हो जाता है, कैपिटल बढ़ा देता है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, रीसेल के लिए गुड्स, पेइंग रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय, सैलरी पे करना। ऑल ट्रांजेक्शन दीज इवेंट्स लीड टू चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ उसकी वजह से फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है, वो तो उन्होंने बता दिया है। ऑन द अदर हैंड यूजिंग न्यू मटेरियल इन प्रोडक्शन, कोई न्यू मटेरियल प्रोडक्शन में, न्यू मटेरियल, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर। देखो ये चीजें क्या होती है, प्रोडक्शन में नया मटेरियल लेके आए और नया मैनेजर को अपॉइंट किया, आर ओनली इवेंट्स, वो इवेंट है, ट्रांजेक्शन नहीं है, वो फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट नहीं करेगी। आपको ट्रांजेक्शन्स देखने, इवेंट नहीं देखनी है। कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट किया, उसको कहाँ लिखोगे, जब तक उसको पे नहीं करूंगा तब तक मैं कुछ नहीं लिखने वाला। ठीक है,
तो इवेंट मतलब क्या, जो फिनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट नहीं करता। ट्रांजेक्शन मतलब क्या, जो डायरेक्टली फिनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करता है। डन है, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आपने जो पढ़ लिया समझ आ गया, दैट्स इट। डिस्टिंक्शन, नीड फॉर डिस्टिंक्शन ऑलरेडी मैंने बता दिया, नोट्स में बता दिया, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, फटाफट से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। चलो क्या बोला है उन्होंने। उन्होंने बोला है अप्रोप्रिएट डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन लाइज एट द कोर ऑफ अकाउंटिंग एंड हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेटेड अबव। डिस्टिंक्शन करने से क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव आप फॉलो कर पाते हो। क्यों, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें प्रॉफिट इस साल कितना हुआ है ना वो चाहिए। तो वो चाहिए, उसके लिए कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। The very act requires application of accounting concept of periodicity, accrual and matching. ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन कौन सी चीज मांगता है, कौन से कॉन्सेप्ट मांगता है, पीरियोडिसिटी मांगता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट मांगता है और अक्रूवल कॉन्सेप्ट मांगता है। ये तीन कॉन्सेप्ट आप मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया। पीरियोडिसिटी मतलब क्या, जो मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए होगा तो वो पीरियोडिसिटी आ गया। मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब क्या, कौन सा खर्चे के सामने कौन सा इनकम हो रहा है, मैच करने के लिए हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। और अक्रूवल कॉन्सेप्ट, इस साल का खर्चा कौन सा है, पूरा का पूरा खर्चा हमें इस साल का ही लेना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें किसमें आ जाएगी, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन में। तो ये तीन चीज याद रखना भी जरूरी है। व्हेन ट्रांजेक्शन आर appropriately classified into capital and revenue transaction, it serves a number of purpose। बहुत सारे पर्पस सर्व करता है, हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है कि आप द डिस्टिंक्शन एंश्योर्स प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाता है। मैंने लिख दिया है कि इनकम एंड लायबिलिटी शो करता है और एक्सपेंस या तो एसेट हुई है वो शो करता है, जो ऑलरेडी मैंने पॉइंट वाइज लिखवा दिया है। इट हेल्प्स डिटरमाइनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी थ्रू करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है, जो भी मैंने वहां पे लिखवा दिया, बता भी दिया आपको। इट फैसिलिटेट असेसिंग द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब क्या, बैलेंस शीट बनाने में आपको हेल्प करता है। असेट और लायबिलिटी क्या होती है वो आपको बताने में हेल्प करता है। इट इज दैट सिंपल, ओके। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन क्या बोला उन्होंने, कैपिटल ट्रांजेक्शन आर ट्रांजेक्शन हैविंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट, बोल दिया मैंने। रेवेन्यू ट्रांजेक्शन आर ट्रांजेक्शन हैविंग शॉर्ट टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म हो गया, काम खत्म भाई। ईच ऑफ द ट्रांजेक्शन कैन बी अगेन बी इधर भी रिसीट और एक्सपेंडिचर, रिसीट हो सकता है या एक्सपेंडिचर हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है या तो कैपिटल रिसीट हो सकता है। इट इज दैट सिंपल। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सारी चीज जो मैंने पॉइंट वाइज बताई उन्होंने पैरा वाइज लिखा हुआ है, फटाफट पढ़ लेते हैं, चलो जल्दी से। Capital expenditure refers to that expenditure benefit from which can be enjoyed at an entity over a number of accounting period। मैंने बोल दिया, एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए आपको बेनिफिट होगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स, वही हुआ ना। फिर उसके बाद बोला है दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर हैपन्स टू बी नॉन रिकरिंग इन नेचर बोल दिया ऑलरेडी, नॉन रिकरिंग इन नेचर पॉइंट वाइज मैंने बता दिया था। A capital expenditure takes place when asset or service is required or improvement of fixed asset is affected। बट ऑब्वियस देख लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर कब लगता है, जब कोई आप एसेट परचेस करते हो या तो फिर कोई एसेट की सर्विस रिक्वायर्ड है जो इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट बोला है, हाँ। एसेट परचेस करते हो या एसेट को इंप्रूव करवाते हो ना, तो नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा है ना, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, कोई एसेट आपने परचेस की है, वो एसेट का नॉर्मल, मैं जो बोलूँ वो ध्यान से सुनना, नॉर्मल रिपेयर का खर्चा है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा क्या होता है, जो नॉर्मली हर साल होता रहता है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा कैसा होता है, जो हर साल होता ही रहता है, वो रेगुलर खर्चा है। तो वो रेगुलर खर्चा है तो वो रेवेन्यू में जाना चाहिए ना भाई, वो रेवेन्यू में जाना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा खर्चा है, कोई आपने सेकेंड हैंड फिक्स्ड एसेट परचेस की, क्या, कोई आपने सेकेंड हैंड फिक्स्ड एसेट्स परचेस की और उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए उसके ऊपर रिपेयर करवाया, तो फिर क्या हो जाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ। सेकेंड हैंड मशीन परचेस की, अब मैंने उसकी कंडीशन को अच्छा किया, इंप्रूव किया, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो मैंने खर्चा किया उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अगर मैं वो खर्चा ही नहीं करता तो मुझे क्या वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती, मेरे लिए यूजेबल ही नहीं होती। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए मैंने वो खर्चा किया है, इसी वजह से वो जो इंप्रूवमेंट, वो जो रिपेयर किया तो क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जो मैंने बताया अभी, ओके। तो इंप्रूवमेंट की बात है ना, तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। सोचना चालू करो, सोचना चालू करो, बेनिफिट बेनिफिट एंड बेनिफिट, ठीक है। जितना सोचोगे, जितना अप्लाई करने की सोचोगे, देखो रट्टा मार के नहीं होगा, अप्लाई सोचो, अप्लाई, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन, इट इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। These assets resulting from such expenditure are not intended for resale in the ordinary course of business, but obvious है,
आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे वो रीसेल के लिए नहीं होता। कोई भी आपने फिक्स एसेट परचेस की, क्या रेगुलरली उसको परचेस सेल करते रहोगे? नहीं करोगे। मैं क्या करूंगा, उसको बिजनेस में यूज करने वाला हूँ भाई, रीसेल नहीं करने वाला। मैं रीसेल नहीं करने वाला उस चीज को, तो वो जरूरी नहीं है मेरे लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, देखो, जनरली लार्ज। क्या बोला था, अमाउंट इन्वॉल्व इन सच एक्सपेंडिचर इज जनरली लार्ज। अमाउंट इन्वॉल्व लार्ज अमाउंट होता है, वो ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। फिर बेनिफिट अक्रूइंग फ्रॉम सच एक्सपेंडिचर इज कंज्यूम्ड ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। द एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकरिंग इन नेचर नॉन रिकरिंग होता है, वो भी मैंने बता दिया। इट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल क्या दिया उन्होंने, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स परचेज ऑफ मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट। कोई भी चीज आप देखना, हाँ, सिग्निफिकेंट रिपेयर्स टू अ फिक्स्ड एसेट। सिग्निफिकेंट रिपेयर्स का मतलब क्या, बहुत बड़ा अमाउंट का रिपेयर हो। नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा ना, तो हमेशा वो पीएनएल में जाएगा। अभी भी बोल रहा हूँ, नॉर्मल पीएनएल होगा तो वो, नॉर्मल एक्सपेंडिचर रिपेयर का होगा तो पीएनएल में जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना है, यहाँ पे हमें सारा का सारा खर्च, अगर कोई सिग्निफिकेंट खर्चा हुआ, सिग्निफिकेंट खर्चे का मतलब है कि मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए वो बेनिफिट देगा। ऐसा रिपेयर हम करवा रहे हैं, जो सेकेंड हैंड मशीनरी का अभी मैंने बोला, कोई ऐसा रिपेयर करवा रहे जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड नॉन करंट एसेट्स दैट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इट्स लाइफ एक्सेट्रा। नॉन करंट एसेट्स मतलब सिंपल आपको बोलूं ना, एग्जांपल देता हूं। कोई एक मशीन है आपका, ये मशीन है, ठीक है, ये मशीन आपने परचेज किया था, उसके बाद वो डेप्रिशिएट होता है। तो जो डेप्रिशिएशन का खर्चा होता है वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा रेगुलरली होता है। अब कोई भी मशीन परचेस करोगे तो उसकी कैपेसिटी जो है, उसकी कैपेसिटी जो है, या तो छोड़ो ना, ये एक आईफोन है ऐसा समझ लो। बहुत ही इजी एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको आराम से समझ आ जाएगा। ये एक आईफोन है, ठीक है, ऐसे समझ लो ये आईफोन है। हाँ, मेरा ड्राइंग थोड़ा बेकार है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट ये आईफोन है ऐसा समझ लेते हैं, ठीक है। अब आईफोन है, तो आईफोन की आई होप सो इतना पता होगा, बैटरी हेल्थ होती है। अब जब आप परचेस करते हो ना, तो बैटरी हेल्थ कितनी होती है, बैटरी हेल्थ 100% होती है। अब जब आप आईफोन परचेस करोगे तो जो लॉन्गर पीरियड के लिए काम लगेगा, तो वो कहाँ पे लिखते हो आप, एसेट साइड पे लिखते हो। ठीक है, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड आपको बेनिफिट देगा, तो वो एसेट साइड पे लिखते हो। अब जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे ना, तो उसकी बैटरी हेल्थ जो है ना, वो डिक्रीज होती है। आई होप सो ये पता है आपको। तो बैटरी हेल्थ डिक्रीज होते होते ऐसा समझ लो कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उसकी बैटरी हेल्थ 70% पे आ गया। बैटरी हेल्थ 70% पे आ गया। अब उसकी जो यूजिंग कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी है, वो 100% पहले थी, वो अब कितनी हो गई, 70%। मतलब वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई। अब वर्किंग कैपेसिटी जो डिक्रीज हो गई है, ठीक है, अब उसको वापस मुझे 100% पे लेके जाना है, मतलब इंक्रीज करना है। मेरी वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना है मुझे। तो इन दैट सिनारियो क्या करना पड़ेगा, मुझे एक नई बैटरी लगानी पड़ेगी उसके अंदर, न्यू बैटरी लगानी पड़ी। तो हमने न्यू बैटरी परचेस की और उसके अंदर लगा दी। तो अब मेरी कैपेसिटी 100% हो गई। तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी कहाँ चली गई, 70% से सीधा 100% चली गई। मेरी अर्निंग कैपेसिटी कहाँ चली गई, 70% से सीधा 100% चली गई। तो अब मेरी वर्किंग कैपेसिटी एक्चुअली इंक्रीज हुई ना। तो ये खर्चा किस में जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। जो एसेट की वैल्यू होगी ना, जो आईफोन की वैल्यू होगी, वो वैल्यू में प्लस कर दूंगा मैं। जो वैल्यू होगी, जो डब्ल्यूडीवी होगी, उसके अंदर मैं प्लस कर दूंगा खर्चा। क्यों, क्योंकि ये अब बैटरी जो है वो मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर मुझे बेनिफिट देने वाली है। ऐसा नहीं है कि एक ही साल बेनिफिट देगी। इट इज दैट सिंपल। ओके, तो अगर कोई भी एसेट है, उसके ऊपर कोई आप खर्चा कर रहे हो, जो अगर सिग्निफिकेंटली मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए बेनिफिट देगा, या आपकी कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, क्या बोल रहा हूं, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, तो उसको बोलेंगे हम, क्या करेंगे, उसको बोलेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये 70% का आपका बैटरी हेल्थ है, ठीक है, आपने सिर्फ उसको क्या सर, आपने मोबाइल में सिंपल सिंपल बोलूं ना, कवर चेंज करवा दिया। कवर, आपका मोबाइल कवर था वो पुराना हो गया, तो आपने मोबाइल कवर चेंज करवा दिया, इट इज दैट सिंपल। और आपने स्क्रीन गार्ड चेंज करवा दिया। तो ये नॉर्मल खर्चा है ना, तो ये नॉर्मल वाले खर्चे कहाँ पे जाते हैं, पीएनएल में जाते हैं। क्या उससे आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ी, नहीं भाई नहीं। जो वर्किंग कैपेसिटी थी ना, वो तो ऐसी ही थी, उसको मेंटेन किया मैंने। उसको क्या किया, मेंटेन किया। तो दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, वैसे ही कोई प्लांट एंड मशीनरी होती है ना, उसके अंदर आप सिग्निफिकेंट कोई मशीनरी आप डालते हो उसके अंदर, जिससे उसकी वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो वो कैपिटलाइज हो जाता है खर्चा। तो वो कैपिटल, वो मशीन के खर्चे में ऐड हो जाता है। लेकिन
उसका आप रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हो, ऑयलिंग करवाते हो, उसको सफाई करवाते हो मशीनरी की, तो वो सारे खर्चे पीएनएल में जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, वो सारी चीजें आप सोचते हो ना, जितना सोचोगे उतना आपका बेनिफिट होता रहेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर refers to that expenditure benefit from which can be enjoyed by an entity in the current accounting period। करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही बेनिफिट उसका एंजॉय कर पाते हो आप। अरे वो रिकरिंग इन नेचर होता है। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर हैपेंस टू रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग इन नेचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर incurred टू कैरी ऑन रेगुलर कोर्स ऑफ ऑपरेशन। रेगुलर कोर्स ऑफ ऑपरेशन मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो नॉर्मल खर्चे होते हैं ना, वो सारे खर्चे रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं। इतना याद रखने की जरूरत है, और कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे आते हैं। देखो, अमाउंट इन्वॉल्व इन सच एक्सपेंडिचर इज जनरली नॉर स्मॉल अमाउंट होता है। फिर उसके बाद बोला है बेनिफिट अक्रूइंग फ्रॉम सच एक्सपेंडिचर इज कंज्यूम विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। बेनिफिट जो है वन अकाउंटिंग पीरियड में खत्म हो जाता है, वो तो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया। एक्सपेंडिचर इज रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग इन नेचर ऑलरेडी बता दिया मैंने। फिर नॉर्मली ये ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए होता है, मतलब रीसेल के लिए होता है। देख लो, आप परचेज कोई भी गुड्स करते हो और या प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होता है ये सारे खर्चे। एग्जांपल क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का? परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, पेमेंट ऑफ सैलरी, रेंट, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ऑलरेडी मैंने बता चुका, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जस्ट आप लॉजिक समझ जाओगे ना तो सारी चीज हो जाएगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी ये आप पढ़ लेना एक बारी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने ऑलरेडी बता दी है कि पीएनएल अकाउंट में, या तो फटाफट से पढ़ लेता हूँ, चलो ठीक है। एन एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर इज नॉट रिटर्न ऑफ कंप्लीटली। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ नहीं होता है, वो सीधा एसेट पे जाता है, और उसकी और वो क्या होता है, वो डेप्रिसिएशन की तरह वो उसको हम लेके लेके आते हैं पीएनएल में अगेंस्ट इनकम, एंड इट इज चार्ज्ड अगेंस्ट इनकम इन अकाउंटिंग पीरियड इन विच इट इज अक्वायर्ड, रादर इट इज कैपिटलाइज्ड। वो चार्ज नहीं होता है, वो कैपिटलाइज ही हो जाता है, रिकॉर्डेड एज असेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो सीधा एसेट की तरह रिकॉर्ड होता है। हाउएवर over time the amount of capital expenditure is recognized as capital expenditure, that is gradually charged against profit in a systematic manner reflecting the benefit consumed of it। मतलब सिंपल बोलूं ना, आप कोई फिक्स एसेट परचेस करते हो तो एसेट साइड पे लिखते हो। अब एसेट साइड से जो भी आप लिखते हो ना, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, वो स्लोली ग्रेजुअली उसके ऊपर खर्चा जो होता है, स्लोली ग्रेजुअली उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन जो होता है ना, वो कहाँ पे आप लिखते हो? माइनस करके पीएनएल में लिखते हो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना, वो स्लोली ग्रेजुअली ओवर द टाइम उसके ऊपर से आप जिसको आप जितना बेनिफिट मिलता है ना, वो आप पीएनएल में लिखते हो। उसके ऊपर से जितना आपको बेनिफिट मिलता है ना, वो पीएनएल में डेबिट पे लिखते हो। क्यों? क्योंकि एक एसेट है, सपोज आप समझ लो 10 साल तक मुझे बेनिफिट देगी, तो उसका खर्चा जो है ना, वो 10 पार्ट में आप बांट दोगे, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 10 पार्ट में इक्वली 10 साल में बांट दोगे, वो जो खर्चा है वो सीधा पीएनएल में लिख दोगे, तो वो पीएनएल की डेबिट पे लिख दोगे। तो वो जो खर्चा है वो आपको क्या कर रहा है, अल्टीमेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर कर रहे हो, बट सिस्टमेटिक मैनर में, और स्लोली ग्रेजुअली उसको रिड्यूस करते जा रहे हो। ठीक है, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, वो धीरे धीरे करके पार्ट पार्ट में हम क्या कंसिडर करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर करते ही है हमेशा। ओके, हमेशा करते हैं। तो वो स्लोली ग्रेजुअली जितना बेनिफिट मिलता है उसके हिसाब से, हाँ बेनिफिट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, एक्विजिशन ऑफ मशीनरी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीनरी एक्सपेंडिचर जो कैपिटल है, लेकिन बट चार्ज रेगुलर डेप्रिसिएशन, हम रेगुलरली डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हर साल। क्यों? जितना बेनिफिट मिला उसके हिसाब से। ओके, एन एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर चार्ज एज एक्सपेंस अगेंस्ट प्रॉफिट। रेवेन्यू नेचर का जो भी एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंस जो है प्रॉफिट के सामने सीधा चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सैलरी होती है, रेंट होती है, वो सीधा हमें बेनिफिट एक साल के लिए देता है, तो सीधा खर्चे में लिख दो। ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इन विच इट इज इंकर्ड और रिकॉग्नाइज। इंकर हुआ या रिकॉग्नाइज, जिस साल खर्चा हुआ, जिस साल खर्चा हुआ उस साल लिख दो, भले पे करो ना करो, इसी वजह से हम वहां पे लिख ही देते हैं ना आउटस्टैंडिंग करके। ओके, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिस्टिंक्शन है, ये एक बारी आप पढ़ लोगे, ये पूरा का पूरा मैंने आपको वहां पे ही आपको पूरा का पूरा वहां पे नोट्स में ही मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके एक बारी जस्ट गो थ्रू कर सकते हो, सारी चीजें मैंने लिख दी है, सारी चीजें मैंने लिख दी है। ओके, सारी चीजें नोट्स में भी है, तो इतना ज्यादा इसको पढ़ोगे नहीं तो भी चलेगा, नोट्स याद हो जाएगा तो भी हो जाएगा। डन है? चलो, रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, वहां पे आ जाते हैं, हमारी नोट्स पे आ जाते हैं। चलो, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप बोलोगे सर ऑलरेडी तो सब आपने बता दिया, अब रूल्स भी है कुछ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखो, रूल्स नहीं भी पता है तो भी लॉजिक तो पता है ना, मैंने आपको जो लॉजिक बताया। लॉन्ग टर्म बेनिफिट, बड़ा खर्चा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट,
बड़ा खर्चा, दैट्स इट। वर्किंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज, दैट्स इतना दिमाग में रखना। चलो रूल्स पढ़ते हैं। क्या है रूल्स जो अप्लाई करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये कैपिटल ट्रांजेक्शन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चलो पढ़ते हैं। क्या है? एक्सपेंसेस विच क्रिएट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड नॉट परचेज्ड फॉर रीसेल। देख लो, लॉन्ग टर्म एसेट आप परचेज करते हो ना, जो परचेज के लिए, रीसेल के लिए नहीं होती, जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है हमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके। इंप्रूविंग प्रेजेंट कंडीशन ऑफ एन एसेट दैट इज इंक्रीजिंग एन अर्निंग कैपेसिटी। देखो, प्रेजेंट कंडीशन, कोई भी एसेट की प्रेजेंट कंडीशन हो गई है, मैंने बोला ना आपको कि भाई बैटरी हेल्थ आपकी 70% हो गई थी, उसको आपने 100% पे लेके गए, तो वो क्या है? इंप्रूविंग प्रेजेंट कंडीशन। वो एसेट की प्रेजेंट कंडीशन मैंने इंप्रूव कर दी, तो फिर क्या हो जाएगा? कैपिटल नेचर का हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी दे रहा हूँ आपको। हाँ, ध्यान रखना, दिमाग में रखना ये चीज है। इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हो। बट ऑब्वियसली कोई मशीनरी है, कोई मशीनरी है, आप सोचो कोई एक मशीनरी है, उसका जो करंट मशीनरी है ना, जो जो आप यूज कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, लेकिन उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन आया है, उससे प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूं तो आपको और समझ आएगा कि आप अर्निंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हो। सपोज आपकी एक मशीनरी है, जस्ट अ सेकेंड। ये आपका एक मशीन है ऐसा समझ लो, ठीक है। अब ये मशीन करंटली तो काम दे ही रहा है आपको, करंटली आपका काम दे ही रहा है। अब ये, इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन आया है, जो एक एक्सटेंडेड मोटर आई है, एक्सटेंडेड मोटर ऐसा समझ लो। अगर वो मोटर मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा ना, अगर मैं वो मोटर आप यहाँ पे अटैच कर दूंगा, तो इसकी कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं ये एक्सटेंडेड वर्जन नहीं लगाता हूं तो मेरा 500 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, लेकिन ये अगर मैं अटैच कर दूं तो मेरा 1000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी ना मेरी, प्रोडक्शन बढ़ गया और अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी इसकी वजह से, है कि नहीं? तो फिर इसको क्या बोलेंगे? अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए मैंने खर्चा किया, तो इस खर्चे को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल नेचर का खर्चा। और वो जो कैपिटल नेचर का खर्चा है वो सीधा हमें ऐड करना पड़ेगा, वो हमारे फिक्स्ड एसेट्स वाले जो भी खर्चे बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं उसके ऊपर ऐड कर दो और एसेट में दिखा दो। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट कंडीशन को सही करना और इन अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना। अगर मैंने, सपोज ये जो मशीन है मेरी, उसकी कैपेसिटी, एफिशिएंसी जो है अब 100% से रिड्यूस होके 70% हो गई, जो मैंने बताया वो, तो वो एफिशिएंसी को बराबर करने के लिए मैंने अच्छा खासा रिपेयरिंग करवाया, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अच्छा खासा रिपेयरिंग करवाया, एक छोटी मोटी मोटर लगवा दी, तो वो खर्चा क्या हो जाएगा? वो भी कैपिटल खर्चा हो जाएगा। उसको बोलते हैं इंप्रूविंग प्रेजेंट कंडीशन। ये प्रेजेंट कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए खर्चा है, लेकिन ये वाला खर्चा जो है वो अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए खर्चा है। देखो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, टू बी अ प्रोफेशनल पर्सन यू नीड टू कंसिडर दीज थिंग्स। ये चीजें पता होगी तभी जाके तो आप प्रोफेशनल बनोगे, वरना रट्टा मार के तो हर कोई प्रोफेशनल बन जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट वंस यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, तब जाके आप अपने एक्ट में और अपनी सोच में प्रोफेशनलिज्म ला पाओ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कंसिडर करते हैं, उन्होंने बोला है प्रिलिमिनरी। देखो ये सारी चीजें मैंने बता दी, तो क्या क्या कंसिडर है? 3 पॉइंट जो मैंने बता दिया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर बिफोर कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस, मैंने बताया। देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, जो कमिंसमेंट, बिजनेस कमिंस करने से पहले जो भी खर्चे होते हैं ना बिजनेस चालू करने के लिए, वो सारे कैपिटल होते हैं। अब वो कौन से हैं? देखो, एमओए एंड एओए। एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो इंटर में आप सीखोगे ये सारी चीज कंपनीज एक्ट में। लेकिन अभी बता देता हूँ कि रूल्स, आपकी कंपनी के क्या रूल्स होंगे, आपकी कंपनी का मेन प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है, वो सारी चीज कहाँ पे लिखी जाती है? एमओए एंड एओए में। ठीक है, एओए में पॉलिसीज लिखी जाती है कि कंपनी की पॉलिसीज क्या क्या है, एमओए में मतलब सारी चीजें होती है कि भाई कितना कैपिटल है, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी का मेन पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज क्या है, ये सारे क्लॉजेस लिखे जाते हैं। तो उसके लिए ये लीगल खर्चा हुआ कंपनी को बनाने के लिए, कंपनी को लीगल लीगल वो प्रेजेंटेशन देने के लिए, लीगल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, तो उसके लिए जो भी सारे खर्चे हुए वो सारे किस में जाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएंगे। अंडर राइटर्स को कमीशन देते हैं, वो सारी चीजें कहाँ पे जाएगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगी।
कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगी। ठीक है, तो बिजनेस चालू करने से पहले बिजनेस के लिए जितने भी खर्चे हुए वो भी कहाँ पे जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा, ऐसा मान लेना है। ओके, एग्जाम्पल है, देखो भाई अभी एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत नहीं है। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ भाई ऑलरेडी पता है। कॉस्ट ऑफ लीज होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ लीज होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग का जो कॉस्ट होगा वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करते हैं, हाँ एसेट पे लिखते हैं ना। कॉस्ट ऑफ परचेज गुडविल, हम गुडविल को परचेज करते हैं, कोई बिजनेस को हम परचेज करते हैं, उसको गुडविल का जो पैसा देता है वो कहाँ पे लिखते हैं, हम एसेट साइड पे लिखते हैं। क्यों, क्योंकि मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देता है वो चीज। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर ऑलरेडी पता है। फिर कॉस्ट ऑफ एडिशंस और एक्सटेंशंस टू एग्जिस्टिंग एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एडिशंस और एक्सटेंशंस, एडिशन एंड एक्सटेंशन ऑलरेडी मैंने बता दिया उसका एग्जांपल। एक्सटेंशन या एडिशन आप करते हो कोई भी एग्जिस्टिंग एसेट्स के अंदर, वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ ओवरहॉलिंग सेकंड हैंड मशीन, सेकंड हैंड मशीन को आप क्या करते हो, ओवरहॉल करते हो। ओवरहॉल का मतलब सिंपल बोलूं तो सेकंड हैंड मशीन को आप अच्छा करने के लिए, प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चे करते हो ना, यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं, क्योंकि मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देते हैं। ओके, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। चलो आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स क्या क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल है सैलरी एंड वेजेस। देखो ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है, सैलरी एंड वेजेस है, रेंट एंड रेट्स, डिप्रीशिएशन, कंज्यूमेबल स्टोर्स, इन्वेंटरी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंस। देखो नॉर्मल वाले अगर कुछ बोला ना हो तो ये नॉर्मल वाले खर्चे जो बिजनेस चलाने के लिए होते हैं, तो ये सारे खर्चे किस में जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएंगे, जो मोर देन 1 ईयर बेनिफिट नहीं देते मुझे, सिंपल एज दैट। अब कुछ खर्चे ऐसे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुछ खर्चे ऐसे हैं, कुछ खर्चे ऐसे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट हो जाते हैं। तो उसको कैसे कंसिडर करें, देखो रिपेयर्स ऑलरेडी मैंने बताया, नॉर्मल रिपेयर होगा तो वो पीएनएल में जाएगा, लेकिन सेकेंड हैंड मशीन का रिपेयरिंग करवाया तो वो कैपिटल में जाएगा। देख लो, सेकेंड हैंड मशीन इनटू वर्किंग कंडीशन, सेकेंड हैंड मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए रिपेयर करवाओगे तो कहाँ पे जाएगा, कैपिटल में। लेकिन नॉर्मल रिपेयर होगा तो कहाँ पे जाएगा, रेवेन्यू में जाएगा। इसी वजह से मैंने पहले ही सारी चीज बता दिया। वेजिस, अब वेजिस आप सिंपल बताओ ना, वेजिस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आप फिक्स्ड एसेट्स आप नॉर्मली ऐसा समझ लो कि आप कोई फिक्स्ड एसेट्स बना रहे हो, मतलब आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, नॉर्मली आपको बता देता हूँ। सपोज आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सपोज आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, ऐसे समझ लो ये आपकी बिल्डिंग है। हम्म, हाँ जी। हम्म, ये मेरा थोड़ा ड्राइंग पे ऊपर मत जाना, ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग बना रहे हो आप। अब आप ऑलरेडी आपके लेबर आपके बिजनेस में है, जस्ट अ सेकेंड सॉरी, लेबर आपके बिजनेस में है, ऑलरेडी लेबर, ऑलरेडी लेबर्स जो है वो आपके बिजनेस में है, ठीक है। तो वो लेबर आपके बिजनेस में काम कर रहे हो, उसको आप नॉर्मल वेजेस जो पे कर रहे हो ना, उसको नॉर्मल वाली जो वेजेस पे कर रहे हो वो तो पीएनएल में जाएगी ही जाएगी, जो हर महीने पे करते हो वो तो सब जाएगा। लेकिन आपको एक क्या बनाना है, एक बिल्डिंग बनाना है, एक्स्ट्रा बिल्डिंग बनाना है। वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए आपने ये लेबर्स को ऐसा बोला कि भाई इसको बनाने के लिए आप काम करो, ये लेबर्स को ऐसा बोला कि आप ये बिल्डिंग बनाने के लिए भी काम करो। अब ये बिल्डिंग बनाने के लिए जो अपने वाले लेबर है उनको मैंने पे किया, वेजिस करना तो पड़ेगा। तो ये जो बिल्डिंग बनाने के लिए जो वेजिस मैंने पे किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, क्योंकि भाई वो मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देता है, ऐसा नहीं है कि लेस देन 1 ईयर बेनिफिट देगा, वो मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देगा, इट इज दैट सिंपल। आप ही सोचो कि ये जो मशीन लेबर है वो नॉर्मल मेरा काम करेंगे, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी करेंगे तो वो कैपिटल रेवेन्यू है, लेकिन ये बिल्डिंग बनाया तो ये बिल्डिंग जिस पर्पस के लिए मैंने उसको काम दिया था वो पर्पस मोर देन 1 ईयर बेनिफिट दे रहा है मुझे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सिंपल एज दैट। ओके, इसी वजह से ये लेबर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ओके, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। जस्ट अ सेकेंड, आ जाते हैं हम, हाँ जी, चलो आगे बढ़े। फिर बोला है प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, हाँ देख लेना। अब मैं बताता हूँ एक बहुत बड़ा सा डिफरेंस। देखो अगर आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर नॉर्मल बोले, अगर आपको ऐसा बोले कि कंपनी बनाने के लिए जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है जो मैंने ऊपर बताया, लीगल एक्सपेंडिचर जो कमिंसमेंट से पहले जो वाले खर्चे किए उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। हाँ, आप बिजनेस ओपन किया, आप सोचो बिजनेस ओपन किया,
तो नॉर्मल प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, लेकिन अगर कंपनी बनाने के लिए अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर किए तो फिर वो कहाँ क्या हो जाता है, कैपिटल नेचर के हो जाते हैं। ओके, ब्रोकरेज, गवर्नमेंट, स्टैम्प ड्यूटी, लीगल एक्सपेंस फॉर प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी आपने परचेस किया, कोई भी प्रॉपर्टी आपने परचेस किया, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज आप जो पे करते हो वो सारे क्या है, प्रॉपर्टी को, फिक्स्ड एसेट्स को परचेस करने के साथ वाले खर्चे, तो वो कैपिटलाइज हो जाते हैं। नॉर्मल ये खर्चे अगर नॉर्मली होते, कोई ब्रोकरेज नॉर्मल कोई बिजनेस करने के लिए, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में ब्रोकरेज होता है वो पीएनएल में जाता, लेकिन अगर प्रॉपर्टी के लिए किया सीधा कैपिटल में जाएगा। फिर रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सोच लो, कंस्ट्रक्शन करने के लिए कोई रॉ मटेरियल आपने परचेस किया, या कोई स्टोर किया आपने कोई, तो फिर वो क्या खर्चा हो जाएगा, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, जो भी आपने खर्चा किया, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स परचेस करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए भी आपने जो खर्चा किया वो भी क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये याद रखना एग्जाम्पल में आता है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, पर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह कंसिडर हो जाता है नॉर्मली। ओके, अगर आपने कोई डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए करवाया तो वो सीधा सीधा कहाँ पे जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंसिडर हो जाएगा। आई होप सो यू आर क्लियर, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। हम आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, फटाफट से कंसिडर कर लेते हैं। देखो, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो मैंने पॉइंट वाइज लिखा था वही उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े पैरा में समझाया हुआ है। आपका अच्छा है ना, हमारी नोट से भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है, सारा काम हो जाएगा। चलो जल्दी से, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग एक्सपेंडिचर क्या है। एन एक्सपेंडिचर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज कैपिटल इफ इट इज इनकर्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस। फॉलोइंग पर्पस के लिए होगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्या क्या है, एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स। हाँ भाई ठीक है, यूजफुल लाइफ फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए होगा तो ठीक है। फॉर यूज in business to earn profit and not meant for resale will treated as capital expenditure। ठीक है, if a second hand motor car dealer buys a piece of furniture with a view to use it in business, it will be capital expenditure। हाँ, कोई सेकंड हैंड मोटर कार डीलर है, वो बिजनेस, कोई वो क्या कर रहा है, फर्नीचर परचेस कर रहा है और बिजनेस के यूज के लिए बाय कर रहा है, बिजनेस में बैठने के लिए भाई, कस्टमर की सर्विस के लिए वो लेके आया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन सेकंड हैंड मोटर कार डीलर है, उसने कोई कार परचेस की फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, तो फिर क्या हो जाएगा, वो मोटर कार जो उसने परचेस की ना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगी, वो ऐसा बोल रहा है। बट इफ ही बाइज सेकंड हैंड मोटर कार फॉर रीसेल, then it will be a revenue expenditure because he deals in second hand motor cars। सेकंड हैंड मोटर कार में डील करता है वो, इसी वजह से। ठीक है, अब जो चीज में मैं बिजनेस कर रहा हूं वो मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होगा। अगर मैं रियल एस्टेट का किंग हूं या तो रियल एस्टेट एजेंट हूं, ठीक है, रियल एस्टेट मेरा बिजनेस है, तो सिंपल सिंपल मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेस की ना तो वो मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों, क्योंकि वही चीज तो मैं परचेस सेल कर रहा हूँ ना, सिंपल एज दैट। ओके, फिर when an expenditure is incurred to improve the present condition, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, प्रेजेंट कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए कोई खर्चा करते हो तो वो कहां पे जाएगा, ऑफ अ मशीन पुटिंग एन ओल्ड एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। देख लो, कोई भी when an expenditure is incurred to improve the present condition of a machine or putting an old asset into working condition में लाने के लिए इट इज recognized as capital expenditure। देखो एग्जांपल भी दे दिया, द एक्सपेंडिचर इज कैपिटलाइज्ड एंड एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। लाइकवाइज एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू पुट एन एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन इज आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एग्जांपल भी दे चुका हूँ, आई होप सो इट इज क्लियर। अगर डाउट आए अभी भी बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आई विल क्लियर ईच एंड एवरी डाउट। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि जितने लोगों को हेल्प कर पाऊं उतना करूंगा। दिस इज माई कमिटमेंट टू यू स्टूडेंट्स। ठीक है, for example, if one buys a machine for 5 lakh and pays 20,000 as transport charges and 40,000 as installation charges। देखो, मशीन परचेस करने के साथ साथ एंसिलरी जितने भी खर्चे होते हैं ना वो हम ऐड कर देते हैं, वो तो हमें पता ही है। द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कम्स अप टू 5,60,000। हाँ, टोटल कर दो। Similarly, if a building is purchased for 1 lakh and 5,000 is spent on registration and stamp duty, capital expenditure on building stands to 1,05,000। 1 लाख का बिल्डिंग परचेस किया, 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो 1,05,000 रुपए हो जाएंगे। इफ एन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, इंक्रीज करने के लिए कोई भी खर्चा किया तो वो भी आ जाएगा। इट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, एक्सपेंडिचर इनकर फॉर शिफ्टिंग द फैक्ट्री फॉर इजी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो, एक फैक्ट्री है हमारी, उन्होंने बोला है कि फैक्ट्री ऑलरेडी जहां पे उसका प्लेस था उसको मैंने शिफ्ट किया,
वो फैक्ट्री को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया, वो शिफ्टिंग का जो खर्चा है वो कहाँ पे जाएगा, मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देने वाला है वो। क्यों, रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा हो रहा था तो उसको मैंने शिफ्ट करवा दिया। तो अगर मैंने शिफ्ट जैसे ही करवाया तो वो जो शिफ्ट मैंने करवाया तो वो खर्चा जो है वो मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देगा, मेरी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर देगा, रॉ मटेरियल का स्टोरेज इंक्रीज कर देगा, ट्रांसपोर्टेशन बचा देगा मेरा। तो इसी वजह से वो क्या पे आ जाएगा, वो मेरा खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। हियर द कॉस्ट ऑफ सच शिफ्टिंग विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, शिफ्ट करने का जो भी खर्चा है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। ओके, आई गेस सो इट इज क्लियर टू यू। preliminary expenditure incur before the commencement of business, it is considered as capital expenditure। नोट्स में ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं। फॉर एक्सपेंडिचर ये ऑलरेडी मैं लिख चुका, लीगल एक्सपेंडिचर वाली चीज, और ये ब्रोकरेज एंड अंडर राइटिंग कमीशन। आई होप सो ये तो क्लियर है। ओके, इससे ज्यादा नहीं है कुछ। ओके, डन है। ये सारे एग्जांपल्स मैं पूरे के पूरे लिख चुका हूं, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स में भी पढ़ सकते हो। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग रेवेन्यू ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं। एनी एक्सपेंडिचर विच कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बी टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। A revenue expenditure temporarily influences only profit earning capacity of business। जब बोले अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने की बात है ना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा, लेकिन प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को जो अफेक्ट करता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। क्यों, क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, जैसे आप सोचो खर्चा है, खर्चा हुआ सीधा प्रॉफिट पे अफेक्ट करेगा, इसी वजह से उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड एक्सपेंडिचर इज रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू व्हेन इट इज इनकर्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस। अरे ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्सपेंडिचर इज डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस, डे टू डे कंडक्ट करने के लिए जो खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ विच इज लास्ट लेस देन 1 ईयर, एक साल से कम पीरियड के लिए बेनिफिट होता है। एग्जाम्पल आर वेजेस ऑफ वर्कमैन, देख लो, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कॉस्ट, रेंट एंड सेलिंग एक्सपेंडिचर एंड सो ऑन। जो पीएनएल वाले खर्चे होते हैं, जो नॉर्मली नॉर्मल खर्चे होते हैं, वेजेस फॉर वर्कमैन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फंड। आपने लोन लिया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेगुलरली पे करना पड़ता है, हर साल पे करना पड़ता है, हर महीने पे करना पड़ता है कई बार तो फिर ये खर्चा क्या है, रेवेन्यू खर्चा है, सिंपल एज दैट। Expenditure on consumable items, goods and services for resale, either in original or improved form. Example are purchase of raw material, office stationery and like। जो नॉर्मल वाले खर्चे हैं, जो बिजनेस के नॉर्मल डे टू डे बिजनेस के खर्चे हैं, वो सारे खर्चे रेवेन्यू है। देख लो ना, ये सारे एग्जांपल वही है ना। At the end of the year, there may be some revenue items that are stock and stationery still in hand। हाँ, मैंने बोला था स्टॉक एंड स्टेशनरी जो हैंड इन हैंड होती है वो नेक्स्ट ईयर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना भाई। नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक में लिख देते हैं ना, वो एसेट साइड पे लिख देते हैं। दीज आर जनरली पास्ड ओवर टू द नेक्स्ट ईयर दो दे वर अक्वायर्ड इन द प्रीवियस ईयर। वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में लिख देते हैं, एसेट्स में लिख देते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग द फिक्स्ड एसेट्स इज वर्किंग ऑर्डर, फॉर एग्जांपल रिपेयर्स, रिन्यूअल्स एंड डेप्रिसिएशन। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला रिपेयर्स, रिन्यूअल्स एंड डेप्रीसिएशन, ये तीनों खर्चे होते हैं जो मेंटेन करने के लिए होते हैं असेट को, तो उसी वजह से उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। ये भी एग्जांपल सारे मैंने बता दिए हैं आपको अपनी नोट में। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारे एक्सपेंडिचर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पूरे एग्जाम्पल के साथ। ओके, ये पूरे एग्जाम्पल के साथ मैं लिख चुका हूं। ये सारी चीज एक बारी आपको पढ़ना मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बारी जस्ट रीड इट आउट, मैं तो ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं। ओके, ये एक चीज आपको बताने की है जो मैं बता देता हूं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है, ऑल द एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइंस एंड प्लांटेशन शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। माइंस होती है या प्लांटेशन होता है, उसको डेवलप करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं, हमारी फिक्स्ड एसेट्स को डेवलप करने के लिए जो भी खर्चा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमें माइंस माइंस होती है ना, माइंस को पहले हमें आइडेंटिफाई करने के लिए भी बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। तो वो जो डेवलपमेंट का खर्चा है, माइंस को हम कहाँ से हम डिगिंग करेंगे, किस तरह से हम डिगिंग करेंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो सारा भी डेवलपमेंट का खर्चा होता है। तो वो जो डेवलपमेंट का खर्चा है वो भी हमें कहाँ पे डालना पड़ता है, वो जो माइंस की जो वैल्यू डिसाइड होती है ना उसके अंदर कैपिटलाइज कर देना होता है, ठीक है। तो वो खर्चे भी वहां पे हमें डालने पड़ते हैं। तो इसी वजह से रेवेन्यू का खर्चा जो है वो कैपिटल खर्चे में कंसिडर हो जाएगा। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। यहाँ तक रखते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। इतना ज्यादा बचा नहीं है अब, ठीक है, इतना ज्यादा बचा नहीं है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर को हम कंप्लीट करें। देखो सारी चीजें आती जाएगी एमसीक्यू के साथ, मॉड्यूल पूरी खत्म होगी, और एक और मटेरियल भी आने वाला है आपके लिए, सरप्राइज है, वो मटेरियल भी मैं अपनी ऐप पे अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा।
सारा फाउंडेशन का मटेरियल मेरे पास मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, कीप वॉचिंग दीज वीडियोस एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक्स अ लॉट।